हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। मैं आपका मैथ मेंटर पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले परसेंटेज के जो बेसिक पार्ट 1 और 2 मैं ले चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, वो आपने देख लिया होगा। और अगर अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और उसको देखने के बाद ही ये वीडियो देखेंगे तो आपको और मजा आएगा और समझ में भी आएगा। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं जो सवाल डिस्कस करने वाला हूं वो सवाल ऐसा सवाल है जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। और ये सवाल, ये जो टाइप ऑफ सवाल जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं आपसे, ये आपके पेपर में आमतौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में जो हम कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, इसको नाम से आपको याद नहीं रखना है, इसके अंदर जो हम करने वाले हैं उसके थ्रू इसको याद रखना है। तो जो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मतलब है, इसको मैं आसान से शब्दों में और भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अब समझिएगा कि मान लीजिए कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपका कांस्टेंट रहे। ये आपका क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बात समझ में आ रही है? और आपने इसको कर दिया है चेंज, आपने इस 2 को बना दिया है 3। ठीक है, आपने इस 2 को बना दिया है 3। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये नहीं चाहते हो कि ये चेंज हो और आप किसी एक को इंक्रीज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अभी आप इस एग्जांपल के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हो कि 2 × 3 करने पे 6 आता है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो आप बोलोगे 2। तो आप ये समझो कि ये चीज 2 से 3 हो रही है और इसको बैलेंस रखने के लिए अगर ये चीज 2 से 3 हो रही है तो इसको 3 से 2 होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर ये चीज किसी रेशियो में इंक्रीज हो रही है तो उसी रेशियो में ये चीज डिक्रीज होगी, तभी ये चीज क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकती है। तो अगर ये 2 से 3 हो रहा है तो इसे क्या होना पड़ेगा? 3 से 2 होना पड़ेगा। इसे क्या होना पड़ेगा? 3 से 2 होना पड़ेगा। सर फिर से समझाइए। मान लीजिए ये 8 × 3 करने पर 24 होता है और मैं चाहता हूं कि ये कांस्टेंट रहे, तो ये 24 ही रहे, ये 24 ही रहे। और मान लो मैं इस 3 को 4 बना देता हूं, तो 3 को मैंने इंक्रीज किया तभी तो 4 बना। अब अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं और इसको मुझे कांस्टेंट रखना है तो जाहिर सी बात है कि अगर एक चीज को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? तो आप बोलोगे 6। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, ये चीज किस रेशियो में इंक्रीज हो रही है? 3:4। अगर ये 3:4 में इंक्रीज हो रही है ना तो इसके उल्टे रेशियो में ये डिक्रीज होगा, यानी कि 3:4 है तो इसी रेशियो में डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होने के लिए इसको पलटना पड़ेगा ना, तो ये 3 से 4 हो रहा है तो इससे क्या होना पड़ेगा? 4 से 3। तो आप देखो अगर आप 8 से 6 हो रहे हो, 8 से 6 हो रहे हो तो ये एक्चुअली में आप 4 से क्या हो रहे हो? 3 ही तो हो रहे हो। 4 से क्या हो रहे हो? 3 ही तो हो रहे हो। बात समझ में आ गई? तो आपको यहां पर यह समझना है बस कि यहां पर जितने प्रतिशत का या जिस रेशियो में आप इंक्रीज कर रहे हो, प्रतिशत नहीं, जिस रेशियो में आप इंक्रीज कर रहे हो उसी रेशियो में आपको इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, उसी रेशियो में आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करने के लिए यहां पर जो रेशियो था वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल, आसान, सरल, इजी। अब इसको हम अप्लाई करके देखेंगे सवालों में और फिर आपको समझ में आएगा कि इतनी छोटी सी चीज से हम सवालों को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब बात करते हैं कि सर यहां पर लिखा हुआ है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% एंड विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। लेंथ को हमने 10% से इंक्रीज किया मगर विड्थ को, चौड़ाई को हमने 10% से डिक्रीज किया। तो आपसे बोल रहा है कि रेक्टेंगल के एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, यानी कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो ऐसा है ना कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? हमने बोला रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ।
ठीक है सर। अब अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सर लेंथ में जो आपने चेंज किया है वो 10% का किया है, बट वो 10% का चेंज क्या है, इंक्रीज है। और जो ब्रेथ में आपने चेंज किया है वो भी 10% का है, बट वो 10% का चेंज कौन सा है, डिक्रीज का है। और हमें मालूम है कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। बट यहां पर आपने इंक्रीज किया और यहां पर आपने डिक्रीज किया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहां पर ये बोलेंगे कि अगर लेंथ इनिशियली पहले जो लेंथ थी वो अगर 10 थी, पहले जो लेंथ थी अगर वो 10 थी, तो बाद में जो लेंथ होगी, बाद में जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, आपकी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर पहले जो विड्थ थी, पहले जो विड्थ थी वो अगर 10 थी, ठीक है, तो आपकी जो विड्थ है वो अब 1 से डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि पहले एरिया कितना था तो आप बोलोगे 100, और अब एरिया कितना है तो आप बोलोगे 99। तो अगर पहले कोई चीज 100 थी और अब 99 हो गई है तो इसमें चेंज कितने का आया, 1 का। कहां से आया, 100 इंटू 100, तो ये आ गया सर 1%। और ये 1% का चेंज कौन सा है सर, ये डिक्रीज हुआ है। ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आप बोलोगे सर यहां पर कोई और चीज भी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप यहां पर ये भी लगा सकते थे, a + b + AB/100, ये भी लगा सकते थे। बट यहां पर एक चीज इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको जब रखना तो प्लस में रखना, और एक चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसको जब रखना तो माइनस में रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम 10 रखेंगे प्लस में और यहां पर हम 10 रखेंगे माइनस में, तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन माइनस में ही आएगा। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आपका -1 और ये नेट चेंज आता है, तो ये आपका 1% का डिक्रीज हो गया, 1% का डिक्रीज हो गया। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट ये हर जगह लग पाएगा क्या, ये हर जगह लग पाएगा क्या। अगर हम मान लो किसी 3D बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है, जिसमें सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया हो रहा है, तो वहां पर ये चीजें नहीं लग पाएंगी, ठीक है। वहां पर ये चीजें नहीं लग पाएंगी, वॉल्यूम के केस में नहीं लग पाएंगे, क्योंकि वहां पर 3 चीजें होती हैं, है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है ना, इसलिए वहां पर ये चीजें नहीं लग पाएगी। तो उसके लिए आपका ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में नेक्स्ट सवाल आ गया कि इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, ठीक है, स्क्वायर वर्ग का जो साइड है उसको हम 30% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 30% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ उसके एरिया में चेंज आएगा तो कितने प्रतिशत का आएगा। जाहिर सी बात है चेंज तो आएगा, बट कितने प्रतिशत का आएगा ये आपको बताना है। तो मैं बोलता हूं सर ये जो स्क्वायर होता है ना, इसकी खासियत होती है कि इसकी जो चारों साइड्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं, और इसका जो एरिया होता है वो a इंटू ए होता है, a इंटू ए होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करता हूं कि उसमें 30% का चेंज हो रहा है, तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 10/3। तो अगर हम इस ए की बात करें, जैसे हमको मालूम है कि a इंटू ए जो होता है वो इसका एरिया होता है, तो मैंने कहा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भैया ये 10 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, ये 10 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, तो भाई ये भी तो 10 से 13 होगा। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एरिया कितना आएगा, 100, और यहाँ कितना आएगा, 69। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 69 का। कितने से आ रहा है, 100 से आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 69% आएगा। यहाँ पर कितना आएगा चेंज, 69% का आएगा। अब सर यहाँ पर कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपने a + b + ab अगर लगाया तो ये आपको दे देगा नेट चेंज। तो आपने 30% का चेंज किया ना, तो 30 + 30 + 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 900/100। तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 69। तो आपका जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा, 69% का आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं, ठीक है, नया सवाल देखते हैं। क्लियर हो रहा है भैया? अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर कि इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज ब्रेथ शुड बी डिक्रीज सो दैट ओवरऑल एरिया रिमेन सेम। अब एरिया में चेंज नहीं आना चाहिए, अब एरिया में चेंज नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे भैया? तो हमने बोला भैया लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 25%, तो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो 25% का आ रहा है और वो 1/4 होता है और ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
और ब्रेथ में कितने प्रतिशत का चेंज लेके आया जाए जिससे एरिया आपका चेंज ना हो, यानी कि एरिया आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एरिया आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। आपको मालूम है कि लेंथ इनटू ब्रेथ करने पर आपका एरिया आता है, ठीक है। अब लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो इसका आ रहा है, यानी कि पहले अगर लेंथ 4 होगी तो अब 1 से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब आपको अगर इस एरिया को कांस्टेंट रखना है, जो पहले था वही होना चाहिए बाद में भी, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है तो अगर ये 4 से 5 हो रहा है तो इसे 5 से क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, समझाया था। तो अगर ये 5 से 4 हो रहा है तो ये तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। कहां से हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो 1/5 इंटू 100, हालांकि 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, आपको 1/5 से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये 20% है। तो आपका जो ब्रेथ है उसे आपको 20% से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर इसको करने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कर सकते हैं सर इसको हम? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब आप ये बोलो सर वो जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है इसके, a + b + ab/100, और ये हमें नेट चेंज देता है। ये हमें क्या देता है, ये हमें नेट चेंज देता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आपका जो लेंथ है वो तो इंक्रीज हो रहा है 25% से, तो लिखो 25%, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लिखो। और ब्रेथ को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा तो या तो आप इसको b माइनस का लिख दो पहले से ही, या तो b जो आएगा वो अपने आप ही नेगेटिव आएगा अगर आप यहां पर +b लिखते हैं तो मैंने यहां पर +b लिखा, यहां पर लिखा 25b/100, और यहां पर नेट चेंज जो है वो आएगा ही नहीं ना, वो तो बोल रहा है एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि 0%, यानी कि 0 हो गया। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देखें, तो 25 को उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -25, ठीक है, -25, और ये 1/4 होगा, है ना। 1 + 1/4 कितना होता है, 5/4 होता है, तो ये हो जाएगा 5/4 टाइम्स ऑफ b, और b को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 टाइम्स ऑफ 25 विथ नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिया, तो ये इसको काटेगा 5 बार, 5 × 4 हो जाएगा आपका 20। नेगेटिव का आ रहा है b, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो ब्रेथ है उसे आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, आसान है। आगे बढ़ते हैं, नए सवाल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सर ये सवाल आ गया, आपसे बोल रहा है इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20 and 30% रिस्पेक्टिवली, नाउ द टोटल एरिया इज 78 मीटर स्क्वायर, फाइंड द इनिशियल एरिया। तो आपसे बोल रहा है कि रेक्टेंगल आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई को है, चौड़ाई जो है, लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% से बढ़ाया जाता है, और अब जो एरिया हो जाएगा वो 78 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए शुरुआत में एरिया क्या रहा होगा। तो अभी यहां पर आपको ये समझना है कि सर यहां पर लेंथ इनटू ब्रेथ करने पे क्या आता है सर, एरिया आता है। यहां पर 20% का मतलब है 1/5, और 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब है 3/10। अगर ये 3/10 है तो क्या मैं इसको 2/10 लिख सकता हूं, इसको मैं 2/10 लिख लूं, है ना, इसको 2/10 लिख देते हैं भाई। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि पहले जो लेंथ था ना वो 10 था, बाद में कितना हो गया, 2 से इंक्रीज हो गया तो वो बन गया 12, और पहले जो ब्रेथ था वो भी 10 था और बाद में वो 3 से इंक्रीज हो गया तो वो हो गया आपका कितना, 13। ठीक है, तो 10 × 10 करने पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका 156। अब वो ये कह रहा है कि सर आपका जो एरिया अब हो गया है वो 78 मीटर स्क्वायर हो गया, बट मेरे हिसाब से तो 156 होना चाहिए। तो 156 अगर 78 के बराबर है, जो कि 156 का आधा है, तो इसका मतलब इस 100 की जो वैल्यू होगी वो इसका आधा होगी। तो 100 का आधा कितना होता है सर, 50 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल, सरल, आसान, इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब आपके पास में सवाल आ गया कि इफ प्राइस ऑफ शुगर is increased by 25%, then by how much percent the consumption must be reduced so that there is no change in expenditure। ठीक है, शक्कर के दाम में या शक्कर की कीमत में 25% का इजाफा हो रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि आपके जो कुल खर्च जो आपका होता है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो इस हिसाब से आप अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी लाओगे। तो जाहिर सी बात है कि सर जैसे आपका पर मंथ कुछ राशन का बिल आता होगा, आप इस बार भी चले गए सेम लिस्ट देख के आप घूम के आए और लेने आए, तो उसने बोला सर इतना बिल हो गया। आपको लगा कि यार मेरा बिल तो इतना आना चाहिए, इस बार ज़्यादा क्यों आ रहा है? उसने बोला सर शक्कर का दाम बढ़ गया है ना। तो वो क्या करेगा? वो अगर चाहता है कि नहीं भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो क्या करेगा? बोले ऐसा करो वो शक्कर कम कर दो, थोड़ा सा खपत में कमी लाएगा ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, इसको कैसे करेंगे? तो मैंने कहा देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहली बात तो यहाँ पर आपका जो प्राइस होता है उसमें जब आप कंजम्पशन मल्टीप्लाई करते हो, कंजम्पशन मल्टीप्लाई करते हो, तो जो चीज़ आती है वो आता है आपका टोटल एक्सपेंस। क्या आता है आपका? टोटल एक्सपेंस। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन करने पे क्या आता है? टोटल एक्सपेंस। ठीक है सर, जैसे प्राइस जो है मान लो वो 20 रुपये पर केजी है, पर केजी, और इसका जो कंजम्पशन आप कर रहे हो वो मान लो 5 किलोग्राम कर रहे हो, तो ये पर केजी और केजी कट जाता है और 20 इंटू 5 करने पे जो टोटल एक्सपेंस आता है वो कितना आता है? 100 रुपये आता है। बात समझ में आ गई? तो प्राइस इंटू कंजम्पशन करने पे क्या आता है? टोटल एक्सपेंडिचर आता है। तो ये क्यों बताया सर आपने? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी वो जो प्रोडक्ट जो कांस्टेंट होना चाहिए उसी जैसा कुछ यहाँ पर भी सीन बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भैया कि प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि 1/4 से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब प्राइस अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। बट हम अपने खर्चे को बदलना नहीं चाहते, तो यहां पर जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट ही रखना है आपको, कांस्टेंट ही रखना है आपको। जितना पहले खर्चा करते थे अभी भी उतना ही करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 4 से 5 हो रहा है तो इसे 5 से 4 होना पड़ेगा, यानी कि 1 का चेंज आएगा 5 में, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 25%। कितना आ जाएगा? सॉरी 20%। कितना आ जाएगा ये? 20%। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल, आसान, सरल, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार अच्छे से देख लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब सवाल में क्या बोल रहा है सर? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी पर केजी, ए कंज्यूमर बायज 250 ग्राम ऑफ टी मोर देन बिफोर फॉर ₹270। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी? ठीक है, तो चाय पत्ती के दाम में क्या हो रही है? 10% की कमी आ रही है और इस वजह से कोई ग्राहक जो है वो पहले के मुकाबले 250 ग्राम अधिक ले पा रहा है। कितने रुपए में? 270 रुपए में। पहले 270 रुपए में जितना लेता था उससे अब 250 ग्राम ज्यादा ले पा रहा है। क्यों ले पा रहा है? क्योंकि दाम में कमी आई है। ठीक है, दाम में क्या आई है? कमी आई है। आपसे क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल प्राइस बताओ, ओरिजिनल प्राइस बताओ। ठीक है, मतलब दाम घटने के पहले जो प्राइस था वो बताओ। तो यहां पर कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने कहा सर प्राइस इनटू कंजम्पशन आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है। अब आपसे क्या बोल रहा है सर? टोटल एक्सपेंडिचर तो यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि जितने में आप पहले खरीदे थे अभी भी खरीद रहे हो, बस दाम कम होने की वजह से कंजम्पशन बढ़ गया आपका। तो प्राइस में जो कमी आई है वो कितनी आई है? 10% की। 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 की चीज अब आपको 9 में मिल रही है। 10 की चीज आपको कितने में मिल रही है? 9 में मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज जो है ये तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है भैया, तो अगर ये चीज 10 से 9 हो रही है तो इसे 9 से क्या होना पड़ेगा? 10 होना पड़ेगा। इसे 9 से क्या होना पड़ेगा? 10 होना पड़ेगा। अब यहां पर 9 से 10 जो है वो है क्या? कंजम्पशन, खपत। कि मान लो पहले आप इतना यूनिट यूज करते थे, अब आप इतना यूनिट यूज कर रहे हो, आप इतना यूनिट यूज कर रहे हो। तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर पहले और अभी के बीच का जो अंतर है वो 1 यूनिट का है।
यानी आप 1 यूनिट ज्यादा यूज कर रहे हो, 1 यूनिट ज्यादा आपकी खपत बढ़ गई है, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है? 250 ग्राम। कितनी है? 250 ग्राम। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब हम बोल रहे हैं कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 250 ग्राम है तो इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2500 ग्राम। 2500 ग्राम। और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इस 9 यूनिट की वैल्यू होगी 2250 ग्राम। 2250 ग्राम। तो पहले 270 रुपए में आप इतना खरीद पा रहे थे, बट दाम में कमी होने की वजह से आप उसी 270 रुपए में 250 ग्राम ज्यादा ले पा रहे हो। बट आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस बताओ। तो आप ये बोलोगे कि सर ये 2250 ग्राम यानी कि 2.25 केजी अगर मैं 270 रुपए में खरीद पा रहा हूं या खरीद पा रहा था पहले, तो उस समय यानी कि पहले 1 किलो का प्राइस कितना होगा? तो आप बोलोगे 270 अपॉन 2.25। अब आप इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 9, और 9 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 30। तो 30 इंटू 4 करने पे कितना आ जाएगा? 120। यानी कि 1 किलो जो चाय पत्ती का दाम है पहले वो कितना था? 120 रुपए था। ठीक है, और अब कितना हो गया होगा? अब इसका 10% कम हुआ ना, तो इसका 10% कितना होगा? 120 का 10% कितना होता है? 12 कम कर दो, 12 कम करो 120 में से तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो अगर वो बाद वाला प्राइस पूछता है ना, दाम घटने की बाद वाली बात पूछता, तो आपका आंसर होता 108। बट उसने पूछा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी, यानी कि दाम घटने के पहले जो दाम था पर केजी का वो बता दो। वो कितना है आपका? 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमसे? द प्राइस ऑफ ए कैरोसिन ऑयल इंक्रीजेस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन डिक्रीजेस सो दैट ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो भैया प्राइस जो है कैरोसिन का वो 20% से बढ़ रहा है। आपको कंजम्पशन को कितने प्रतिशत से डिक्रीज करना चाहिए जिससे कि आपका ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो वही रहे जितना पहले था, है ना, कांस्टेंट रहे? तो जाहिर सी बात है कि सर प्राइस इनटू कंजम्पशन करने पे टोटल एक्सपेंस आएगा। प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है यानी कि 1/5 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ अगर 5 थी तो 1 से इंक्रीज होकर 6 हो जाएगी। अब आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ है इसे आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है भैया, तो अगर ये 5 से 6 हो रहा है तो इसे 6 से क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा। अगर ये 6 से 5 हो रहा है यानी कि इसमें 1 की कमी आ रही है। कहाँ से आ रही है? 6 से आ रही है। तो 1/6 इंटू 100 करने पे कितना हो जाएगा? 16.66% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा 16.66% से, ताकि आपके खर्चे पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है? इफ प्राइस of a petrol increases by 25% and Akshay intends to spend only an additional 15% on petrol, by how much percent will he reduce the quantity of petrol purchased? क्या मतलब इसका? ये बोल रहा है सर ये पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 25% का, बट जो व्यक्ति है अक्षय वो 25% का जो भार उसके ऊपर आने वाला है वो बियर नहीं कर सकता। वो कितना कर सकता है? वो 15% तक कर सकता है। अब जाहिर सी बताओ, अगर किसी चीज़ का दाम 25% से बढ़ रहा है और आप वो चीज़ उतना ही यूज़ कर रहे हो जितना आप पहले कर रहे थे, तो आपको 25% तो ज़्यादा पे करना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि दाम तो 25% से बढ़ गया। बट अगर आप 15% तक करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप कंजम्पशन क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं कुछ ना तो आपने कंजम्पशन में कमी तो लाई है ना, लाई है। तो अब आपको बस यही बताना है कि उसको कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी लानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, ये प्राइस हो गया, ये कंजम्पशन हो गया और ये टोटल एक्सपेंस हो गया। 25% का मतलब हो गया 1/4। प्राइस इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्राइस 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। अब वो जो बोल रहा है कि एडिशनल कितना खर्चा वो बियर कर सकता है? 15%। तो 15% का मतलब होता है 15/100 यानी कि 3/20।
3/20 कहीं इंक्रीज आएगा उसके खर्चे पर। क्या मतलब इसका मतलब ये कि उसका इनिशियल खर्चा अगर 20 होगा, उसका इनिशियल खर्चा अगर 20 होगा तो वो अब कितना करेगा, 23 करेगा। वो कितना करेगा, 23 करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब पहले कुछ कंजम्पशन था, बाद में भी कुछ कंजम्पशन होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या आपको दिखता है 4C1 अपॉन 5C2 इज इक्वल टू 20/23। तो यहां पर C1 अपॉन C2 जो आएगा वो कितना आएगा, 5/4 इंटू 20/23। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। तो ये 25/23 हो जाएगा। यानी कि पहले जो कंजम्पशन था वो 25 था और अब जो कंजम्पशन है वो 23 है। तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। कहां से आ रहा है, 25 से आ रहा है। तो इसमें अगर हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने अपने कंजम्पशन में 8% की क्या की है, कमी की है। कितनी कमी की है उसने, 8% की कमी की है। बात समझ में आ रही है। आप चाहते तो ये जो चीज है आप यहां से भी कर सकते थे कि भैया ये 4 से जाएगा 5 बार और ये 25 हो जाएगा। तो 25/23 हो रहा है। तो पहले कंजम्पशन कितना था, 25, अब कितना है, 23। तो 2 का चेंज आ रहा है, कितने पर आ रहा है, 25 पर। तो 2/25 इंटू 100 करेंगे, 25 से ये जाएगा कितनी बार, 4 बार। ये जाएगा 4 बार, 4 इंटू 2 करने पे कितना जाएगा, 8% आ जाएगा। सिंपल, सरल, आसान, इजी। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन जो YouTube चैनल है हमारा, आपका, ये एक ऐसा चैनल है जहां पर हम आपको बिल्कुल 100% फ्री कंटेंट देते हैं, क्वालिटी कंटेंट देते हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आप हमारे चैनल के थ्रू कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।